बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है जो इसाइल ग्लिसरॉल का रिमेनिंग पोर्शन है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने इसाइल ग्लिसरॉल की जो कंपोजिशन के कंपोनेंट है उनको डिस्कस किया था कि इसाइल ग्लिसरॉल वो हमारे पास एस्टर्स हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बने हैं। आगे इसाइल ग्लिसरॉल की बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से जो सबसे मशहूर इसाइल ग्लिसरॉल है वो ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल या इसको ट्राई ग्लिसराइड या इसको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ट्राई ग्लिसराइड क्यों कहा जाता है या ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये है इसमें एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं। अच्छा, जो फैटी एसिड है वो सेम भी हो सकते हैं तीनों और डिफरेंट भी हो सकते हैं। रिएक्शन कैसे होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लिसरॉल वो अल्कोहल होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और तीनों के साथ OH लगा होता है। क्लियर। और इसी तरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फैटी एसिड होता है वो ये फार्मूला रखते हैं और ये बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैट्स और ऑयल में पाए जाते हैं वो फैटी एसिड कहलाते हैं। आगे फिर उसके लिए हमने कहा था कि इसमें इवन नंबर होगा और 4 से लेकर 30 तक इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। क्लियर। जैसे मिसाल के तौर पे ये 3 फैटी एसिड्स हैं, 3 फैटी एसिड्स। अच्छा, रिएक्शन कैसे होगा कि ग्लिसरॉल यहाँ CH2H और यहाँ CH2। क्लियर। रिएक्शन कैसे होगा, जैसे रूल हमने बनाया था, जो फैटी एसिड है वो अपना OH रिलीज करता है और जो अल्कोहल है वो अपना H रिलीज करता है। तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H, तीनों आप कह सकते हैं फैटी एसिड थे, सारे के सारे OH निकल जाते हैं और यहाँ से H निकल जाते हैं और ये बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड बन जाते हैं। क्लियर। हमने इसको इसाइल ग्लिसरॉल क्यों कहा था, क्योंकि ये हमारे पास है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और ये जो OH निकलने के बाद बाकी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये इसाइल कहलाता है। ठीक है, तो एक ग्लिसरॉल के साथ 3 इसाइल ग्रुप अटैच हो गए हैं, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल या इसको ट्राई ग्लिसराइड भी कहा जाता है। क्लियर। न्यूट्रल लिपिड क्यों कहा जाता है, अगर आप देखें हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो OH है ये रिएक्टिव पार्ट होता है आमतौर पे, तो यहाँ तीनों से OH निकल गया और यहाँ से भी H निकल गया, तो ओवरऑल जब ये मॉलिक्यूल बना तो इनके पास ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट मौजूद नहीं है। तो जो रिएक्टिव पार्ट ना रखता हो तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। क्लियर। अच्छा, फंक्शंस की बात करें तो ये जो फैटी एसिड रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं ये हाई एनर्जी एफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। इसकी लॉजिक है कि ये हाई एफिशिएंट मॉलिक्यूल होते क्यों हैं। अच्छा, एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, जैसे मैं अब इसको अरेज करने लगा हूँ ये सारे पोर्शन को। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और आपको पता है कि हमारी बॉडी में ये फ्यूल ऑफ द सेल है कि जब सेल के को एनर्जी चाहिए होती है तो सबसे पहले वो ग्लूकोज की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसमें 6 कार्बन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि ये एल्डिहाइड ग्रुप रखता है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के साथ 5 कार्बन अटैच होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और सबके साथ OH लगा होता है, तीसरे का OH इधर होता है। ये बड़ी डिटेल में हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, OH OH। ठीक है, फिर हम H लगाते हैं तो ये H आ गया, इसी तरह ये भी H आ गया, ये H, ये H और ये डबल H। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसी नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ फैटी एसिड को ड्रा करना चाहें, ठीक है, फैटी एसिड में एंड पे OH लगा होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि फैटी एसिड में जो कार्बन की चेन है उसमें आम तौर पे
H ही लगे होते हैं, H ही लगे होते हैं। हाँ, अगर सैचुरेशन आ जाए तो सैचुरेशन की वजह से फिर H की तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये मैंने एक फैटी एसिड ड्रा कर दिया 6 नंबर कार्बन वाला, क्लियर। ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये उसके मुकाबले में फैटी एसिड है। हमारा सेल जिस बॉन्ड को एनर्जी स्टोर करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है CH। जब सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो वो CH बॉन्ड की शक्ल में स्टोर कर देते हैं। अब जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो CH बॉन्ड को तोड़ के इसे एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपैरिजन करें, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास लिपिड्स का एक कंपोनेंट है जिसको हमने फैटी एसिड कहा। अगर देखें इन दोनों मॉलिक्यूल में किस में नंबर ऑफ CH बॉन्ड ज़्यादा है, अब कैलकुलेट करें तो यहाँ हमारे पास एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात बॉन्ड है, क्लियर। लेकिन यहाँ अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 बॉन्ड है। तो इन शॉर्ट ग्लूकोज के पास चूँकि CH बॉन्ड कम है इस वजह से इसके पास एनर्जी कम है, और इसके पास चूँकि CH बॉन्ड ज़्यादा है इस वजह से इसके पास एनर्जी, हालांकि दोनों के मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट साइज एक जितना है, लेकिन इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है। तो जब भी हम किसी चीज़ की स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में उस चीज़ को प्रेफर किया जाता है जो छोटा हो और उसमें ज़्यादा चीज़ या उसकी ज़्यादा वैल्यू हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक शख्स है उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं। अगर वो 5 करोड़ रुपए को अपने घर में 10-10 रुपए की शक्ल में रखना चाहता है तो हो सकता है उसके पूरे घर के सारे कमरों में वो नोट आ जाए। लेकिन अगर उन 10 करोड़ को 5000 के नोट की शक्ल में स्टोर करे, हो सकता है वो जो 10 करोड़ है वो एक छोटे से बॉक्स में आ जाए। हालांकि 10 का एक नोट, यहाँ 5000, तो नोट दोनों एक एक हैं, लेकिन 5000 के अंदर पैसे ज़्यादा हैं और 10 के नोट में पैसे कम हैं। अब साइज़ देख लें, हो सकता है 2 10 के नोट, हो सकता है 5000 के एक नोट बनाते। इसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वैल्यू वहाँ 2 नोट 20 रुपए के हैं और यहाँ एक नोट 5000 रुपए का है। तो सेम ये है कि जब सेल ने अपनी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए वो बॉडी देखती है कि मॉलिक्यूल वो इस्तेमाल हो जो छोटा हो और उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। और ये लिपिड की प्रॉपर्टी है कि उसका मॉलिक्यूल छोटा होता है और उसमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा स्टोर होती है। तो ये बात लिखी गई। तो अगर हम लिपिड्स के असाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो दे हैव हाई नंबर ऑफ CH बॉन्ड। तो ये जितने भी लिपिड्स के कंपोनेंट होते हैं उनमें ज़्यादा CH बॉन्ड होते हैं। दूसरी बात, दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर। दूसरे ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, इस वजह से स्टोर करना इनको आसान होता है। जो चीज़ पानी में सॉल्युबल हो तो उसको स्टोर करना थोड़ा सा क्या हो जाता है मुश्किल, क्योंकि वो सोल्यूशन फॉर्म बना देती है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर स्ट्रक्चर। चूँकि ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर रखते हैं, दे कैन बी डिपॉजिट एट द स्पेसिफिक साइट विद इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्पेसिफिक साइट पे स्टोर हो सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो पहले तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप ये समझ लें कि जो इमीडिएट हमारी एनर्जी का सोर्स है वो है ग्लूकोज, और जो ग्लाइकोजन है वो बैकअप एनर्जी। लेकिन अगर हम इतना खा लें कि ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा हो कि ग्लाइकोजन की जो डेपोजिशन है वो भी एक्सीड कर जाए, वो भी बढ़ जाए, तो फिर बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को लिपिड्स की शक्ल में स्टोर करती है। ऑलमोस्ट 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एनर्जी एक लिपिड के मॉलिक्यूल में आप कह सकते स्टोर हो सकती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम है वो तकरीबन 4 ग्राम एनर्जी रखता है, लेकिन लिपिड का जो 1 ग्राम है तकरीबन 9 कैलोरी एनर्जी रखता है। तो इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल आराम से एक मॉलिक्यूल में अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि जब बॉडी के पास ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज की एनर्जी को ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए बॉडी उस मॉलिक्यूल का इंतखाब करती है जो छोटे हैं
और उनमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। फिर वो जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स लिपिड्स के बनेंगे वो फिर मिलके आप कह सकते हैं हमारी बॉडी के नीचे, ख़ास तौर पे स्किन में, एब्डोमेन में चर्बी की शक्ल में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ये जो चर्बी होती है ये बेसिकली हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ग्लूकोज की शक्ल में, वो बॉडी पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद फिर इस चर्बी की शक्ल में स्टोर करती है। तो ग्लूकोज इमीडिएट एनर्जी जो हमें फ़ौरन एनर्जी देगा। अगर ग्लूकोज की वैल्यू कम हो जाए, लेवल कम हो जाए, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कोई बंदा इतनी एक्सरसाइज करे कि ग्लाइकोजन भी कम हो जाए बॉडी में, फिर सेल इस फैट की एनर्जी को इस्तेमाल करती है। अच्छा, दे यूजुअली तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगा तो बॉडी इसको फैट और ऑयल में कन्वर्ट करी। अब ये दो वर्ड हमने इस्तेमाल किए, फैट और ऑयल। ऑयल और फैट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ऑयल आमतौर पे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, जो फैट होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आमतौर पे ऑयल का जो मेनली सोर्स है वो प्लांट होते हैं, ठीक है। अगर फैट्स की बात करें तो ये मेनली सोर्स इनका एनिमल्स हैं। अच्छा, ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जैसे मैं इसी मालिक्यूल को अगर अनसैचुरेटेड कर दूँ, यहाँ डबल बॉन्ड बना दूँ, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें ये H निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने और H निकालने के बाद इसके 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो इसका मतलब है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके पास CH बॉन्ड कम होते हैं, और CH बॉन्ड कम होने का क्या मतलब है, उनके पास एनर्जी कम है। तो इस वजह से ऑयल्स दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और इसी वजह से इनके अंदर जो CH बॉन्ड है इनकी तादाद कम होती है, फ्यू। और यहाँ फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं, क्योंकि जितने भी लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड तो उनके अंदर लाजमी कंपोनेंट होता है, सिवाय एक आधी क्लास को छोड़ के। तो इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे जिसमें CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे, इसी वजह से इनके पास एनर्जी कम है, इनके पास एनर्जी ज़्यादा है। एग्जांपल के तौर पे पीनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, और यहाँ एग्जांपल के तौर पे जो बटर है, मक्खन है, और लॉर्ड जो चर्बी है, तो ये हमारे पास फैट्स की एग्जांपल हैं। अच्छा, उसके बाद अगला जो ग्रुप लिपिड्स का है वो वैक्सीज। आमतौर पे वैक्सीज इसाइल ग्लिसरॉल से ही बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसाइल ग्लिसरॉल उनमें नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर वैक्सीज होते हैं। अच्छा, इनकी कोई स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और कंपोजिशन नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे घरों में सालन पकाए जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी के घर में भिंडी पकाई जाती है। अब भिंडी पकाने की रेसिपी एक घर कि दूसरे घर से हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। कुछ नमक मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती हो, कुछ को नमक मिर्ची ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हो, कुछ प्याज इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, कुछ प्याज ज़्यादा इस्तेमाल। हालांकि दोनों केसेस में सालन में भिंडी उस घर में भी पक रही है और हमारे घर में भी पक रही है, लेकिन कोई दुनिया में कोई भी रेसिपी किसी भी सालन, हम ये नहीं कह सकते कि भिंडी बनाने का एक ही रूल है और इसी तरह भिंडी बने। इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड कंपोजिशन हो जाएगी। लेकिन कोई भी सालन दुनिया का ऐसा नहीं है जिसकी वेल डिफाइंड कंपोजिशन हो के लाजमी दुनिया में हर जगह वो सालन एक ही तरीके से पकाया जाता। तो सेम यहाँ है, चूँकि वैक्सीन हमारे पास एक सालन की तरह का एक मिक्सचर है, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म उस मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डिफरेंट बना रहे होते हैं। हो सकता है कोई अल्केन ज़्यादा कर दे, हो सकता है कोई फैटी एसिड उन वैक्सीन में ज़्यादा कर दे, वो डिपेंड करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इसी वजह से ये बात लिखी है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो इनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी नहीं, कंपोजिशन भी, एक मिक्सचर है। मिक्सचर में कुछ चीज़ें आमतौर पर ऑब्जर्व की गई हैं, जैसे इनमें लॉन्ग चेन अल्केन होते हैं और वैक्सीन में जो अल्केन होते हैं वो C25 से C35, यानी 25 कार्बन वाले अल्केन और 35, और ये होते भी ओड नंबर है, मतलब 25, 27, 29, 31, 33 और 35। इसी तरह इनमें अल्कोहल होंगे, आमतौर पे ग्लिसरॉल वगैरह इनमें नहीं होते। दूसरी कैटेगरी के अल्कोहल होते हैं, इनमें केटोन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस की थी, ये क्या है। और इनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर हमारे पास वैक्सीज बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये सॉलिड है क्योंकि इनमें इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसकी वजह क्या, ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जिसमें फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो तो वो आमतौर पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रखता होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बिकॉज इट कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। केमिकली आमतौर पे ये इनर्ट होते हैं, यानी ये नॉन रिएक्टिव होते हैं।
स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक है कि पानी में मुकम्मल तौर पे इनसॉल्युबल है और इसी वजह से ये वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम नेचर की बात करें, हमारे जो फ्रूट्स और लीव्स हैं उनकी सरफेस पे ये पाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी से पानी ज़्यादा एवोपरेट ना करे और ये जो फल हैं, पत्ते हैं, प्लांट हैं, इनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना करे। काफ़ी सारे एनिमल अपनी स्किन के ऊपर वैक्सेस को स्क्रीट करते हैं, मकसद वही होगा उनकी बॉडी से एवोपरेशन को रोका जाए। अच्छा, हनी बीज, ये शहद की जो मक्खी है वो वैक्स प्रोड्यूस करती है और फिर वैक्स को इस्तेमाल करते हुए अपना जो शहद की मक्खी का कॉम्ब है, छत्ता है, उसके चैम्बर बनाती है। और आमतौर पे आपने देखा होगा ये जो शहद की मक्खी का छत्ता है उसके जो खाने होते हैं वो 6 साइडेड होते हैं, इनके अंदर वो शहद को स्टोर करती है। इसी तरह अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे जो एक तो बाहर वाला कान कहलाता है पाइन ऑफ ईयर और इसके अंदर जो सुराख है, ठीक है, सुराख है, ये कहलाता है आउटर एयर कैनाल, आउटर एयर कैनाल। फिर जब जहाँ ये नाली ख़त्म होगी वहाँ आएगा कान का पर्दा जिसको एयर ड्रम कहा जाता है। तो ये जो हमारा आउटर एयर कैनाल है, ये जो नाली है जो अंदर जाके कान के पर्दे तक पहुंचती है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जो वैक्स क्रिएट करते हैं। उस वैक्स का काम क्या है, जो हमारे कान में डस्ट जा रही होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे होते हैं, उनको एयर ड्रम तक नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से कहा यह जाता है कि हम जो कान की बार बार सफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसको डेली बेसिस पे इसको ना किया जाए, क्योंकि ये जो वैक्स है ये हमारे जो एयर ड्रम, कान का पर्दा और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर है उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्लियर? तो वैक्सेस सिक्रेटेड बाय ग्लैंड, तो ग्लैंड वैक्सेस सिक्रेट करते हैं ऑफ आउटर इन एयर कैनाल। तो ये जो हमारा रास्ता है इसके अंदर से सिक्रेट होता है, ये हमारे एयर ड्रम की प्रोटेक्शन करते हैं बाय ट्रैपिंग डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों बनाने के लिए वैक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, ये तो नेचुरली पाए जाते हैं ना ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्सेस यूजेस। जैसे काफ़ी सारे पेपर ऐसे होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, काफ़ी सारे जो कार्ड्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जितनी भी पॉलिशेस हैं जिनको अगर हम फर्नीचर की पॉलिश कह लें, शूज़ की पॉलिश कह लें, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो मटेरियल की जो पॉलिशेस हैं, पेंट्स वगैरह, तो उनके अंदर वैक्सेस डाली जाती है ताकि उनकी चमक में इजाफा हो। इसी तरह ये जो मोमबत्ती है ये भी वैक्सेस से बनती है। क्रेयॉन और पेपर जो पेंसिल कलर्ड हैं उनके अंदर भी वैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस कलर की शाइनिंग में इजाफा हो। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ मटेरियल हैं जिनमें वैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो ये हमारी 2 कैटेगरीज मुकम्मल हो गई। इसाइल ग्लिसरॉल भी आज कंप्लीट हो गया और वैक्सेस का अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, ट्रपीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।